साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जांच अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि 28 जनवरी को आश्रम में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। और अब इस मामले को लेकर निष्पक्ष और जल्द से जल्द जांच की मांग जो है वो की जा रही है, जिसे देखते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया और विसरा सैंपल जांच के लिए एफएसएल भेज दिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। क्या है साध्वी प्रेम बाईसा की एफएसएल रिपोर्ट में और अब जांच का दायरा क्या होने वाला है, इस खास रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। साध्वी प्रेम बाईसा केस की एफएसएल रिपोर्ट। एफएसएल रिपोर्ट में नहीं हुई जहर की पुष्टि। मेडिकल बोर्ड तय करेगा मौत की वजह। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। अब मौत का सस्पेंस होगा खत्म। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत ने सभी को चौंका दिया था। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई साध्वी की मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई थी। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आश्रम से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने शाम करीब 5:30 बजे जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था और इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। पुलिस ने इस मामले की गहनता से पड़ताल की और अब लगभग 16 दिनों बाद साध्वी की एफएसएल रिपोर्ट सामने आई है। एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है, साथ ही किसी भी तरह के अप्राकृतिक मौत कारणों के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। अब पोस्टमार्टम करने वाला मेडिकल बोर्ड एफएसएल रिपोर्ट सहित सभी चिकित्सकीय तथ्यों का विश्लेषण कर अंतिम मृत्यु कारण घोषित करेगा। जांच के दौरान गठित एसआईटी ने व्यापक स्तर पर पड़ताल की। पुलिस ने अब तक 48 लोगों से पूछताछ की, जिनके लगभग 600 से ज्यादा पेज के बयान दर्ज किए गए। साथ ही करीब 40 मोबाइल फोन की सीडीआर भी निकाली गई, जिससे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें। ऐसा बताया गया था कि साध्वी की तबीयत पहले से ही खराब थी। कुछ समय से खांसी जुकाम की शिकायत थी। इस वजह से आश्रम में कंपाउंडर को बुलाया गया था। उसने उन्हें देखने के बाद एक इंजेक्शन लगाया, जिसके महज 5 मिनट बाद ही साध्वी प्रेम बाईसा ने दम तोड़ दिया। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, जैसा कि आपने बताया एफएसएल, और जो विभिन्न जगहों से हमें रिपोर्ट वापस जो सैंपल्स के एग्जामिनेशन के बाद प्राप्त हुई हैं, वो हमारे द्वारा मेडिकल बोर्ड को दे दी गई हैं और वो एक्सपर्ट एजेंसी है, वही एनालिसिस करके फाइनल ओपिनियन बताएंगे। जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं, उच्च अधिकारी अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मोस्ट कंक्लूसिव जो है रिपोर्ट वो प्राप्त हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कल शाम तक इसको रिपोर्ट को करवाने के। कुछ ओपिनियन मांगा गया सर? नहीं, इसमें ओपिनियन जो आई है वो डिपार्टमेंट में जाती है, मेडिसिन वालों के, फॉरेंसिक वालों के डिपार्टमेंट, वो उनके डिपार्टमेंट में जाती है। वो हमारे स्तर पे ये काम नहीं होता है। उनकी रिपोर्ट भी आती है और बंद लिफाफे में आती है, वो सरकार को या पुलिस को हम सौंप देते हैं बंद लिफाफे में, तो वो उससे हमारा वो तात्पर्य नहीं है। प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले से जुड़ी एफएसएल और दूसरी जांच रिपोर्ट्स पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं और उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जा रहा है। एसीपी और एसआईटी प्रमुख छवि शर्मा ने बताया कि सभी तथ्यों की बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है और मेडिकल बोर्ड की राय आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा ने जानकारी दी कि रिपोर्ट पर विचार जारी है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। दरअसल साध्वी की एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर उनकी मौत के 4 घंटे बाद पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट को लेकर ही संदेह खड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तमाम जो है 48 लोगों से करीब पूछताछ की और 600 पेज में करीब बयान दर्ज किए। हालांकि पुलिस की तरफ से ये पूरी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अब मेडिकल बोर्ड की टीम के डॉक्टरों द्वारा जो राय दी जाएगी, उसके बाद में साध्वी की मौत की दिशा तय की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि शनिवार को साध्वी की मौत की रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद पुलिस अपना जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगी उस पर काम करेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। जयपुर में एनआईए स्कॉलर से ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने मुंबई से आरोपी माइकल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गंजा है, लेकिन विग लगाकर पुलिस को चकमा दे रहा था ताकि उसे कोई पहचान न सके। पुलिस का डर दिखाकर आरोपी ने पीड़ित से 1 साल में 10 लाख रुपए हड़प लिए। क्या है पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एनआईए स्कॉलर से 10 लाख हैठे। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी।
मुंबई से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। नकली बाल, चश्मा और ब्लैकमेलिंग का जाल। जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। यहाँ ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे ऐंठने का मामला सामने आया है। एक शातिर आरोपी ने एनआईए स्कॉलर को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1 साल में करीब 10 लाख रुपए वसूल किए। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया बदल कर रह रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शातिर आरोपी को दबोच लिया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी मुंबई निवासी सिल्वेस्टर माइकल फर्नांडिस है। ब्रह्मपुरी थानाधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि परिवादी एनआईए स्कॉलर ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि करीब 1 साल पहले उसकी आरोपी सिल्वेस्टर माइकल फर्नांडिस से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच बातचीत के बाद जान पहचान हो गई। कुछ ही समय बाद आरोपी ने उसके अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की जानकारी दी। अश्लील फोटो वीडियो वायरल होने के मामले में उसने पुलिस की ओर से गिरफ्तार करने का डर दिखाकर मदद का भरोसा दिया, लेकिन आरोपी ने पुलिस के नाम से उसे ब्लैकमेल कर धमकी देना शुरू कर दिया। आरोपी माइकल फर्नांडिस ने 1 साल में करीब 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़ित थाने पहुंचा, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर तमाम जानकारी जुटाते हुए आरोपी को चिन्हित किया। आरोपी सिल्वेस्टर माइकल फर्नांडिस फूड मैनेजमेंट का कोर्स कर भांगरोटा की केशवपुरा में रहकर काम कर रहा था। एक विक्टिम है डॉक्टर रवि, जो यहाँ एनआईए के अंदर स्कॉलर हैं पीएचडी के। उनकी मुलाकात वसई मुंबई के निवासी हैं सिल्वेस्टर माइकल से मुलाकात होती है चर्च के अंदर। तो वहाँ से सिल्वेस्टर डॉक्टर साहब से दोस्ती बढ़ाता है, नज़दीकी बढ़ाता है, और पिछले 1 साल से जो मुलजिम है सिल्वेस्टर माइकल, डॉक्टर रवि को उनके न्यूड अश्लील फोटो वीडियो के नाम पे ब्लैकमेल कर रहा है। उसको बताता है डॉक्टर को कि आपके अश्लील वीडियो फोटो मेरे पास में हैं, वायरल होने वाले हैं, लेकिन मैं आपकी पुलिस और कोर्ट से सेटिंग कर दूंगा, आप कुछ खर्चा दीजिए। तो इस नाम पर वो पिछले 1 साल से मुलजिम डॉक्टर रवि से अपने खातों के अंदर करीब 10 लाख रुपए ले चुका है समय समय पर। तो डॉक्टर ने कल हमें रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट पेश कर हमने मुकदमा दर्ज किया एक्सटॉर्शन का, और मुलजिम को कल ही हमने डिटेन करके बाद इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तार कर लिया है। खातों में जो पैसे गए हैं उसकी रिकवरी, उसके संबंध में अनुसंधान चल रहा है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी सिल्वेस्टर माइकल फर्नांडिस को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी के सिर पर बाल कम थे। आरोपी वारदात करने के बाद लोगों को चकमा देने के लिए सिर पर विग लगा लेता था। पुलिस को भी आरोपी को पकड़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसका आपराधिक रिकॉर्ड और बैंक खाता खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने और कितने लोगों से पुलिस के नाम पर ब्लैकमेलिंग की है और क्या उसका कनेक्शन पुलिस के अधिकारियों से भी है, ये सब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। एनआईए स्कॉलर जो अपनी स्कॉलरशिप कर रहा था, उसको ये शख्स लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और बीते 1 साल में अपने अकाउंट में लगभग 10 लाख रुपए जमा करवा लिए। जब स्कॉलर परेशान हुआ तो उसने ब्रह्मपुरी थाना पुलिस का सहयोग लिया और पुलिस ने इसको दबिश मारकर इसे गिरफ्तार किया। और लगातार इसने पूछताछ में बताया कि ये दिखने में गंजा है, लेकिन एक विग लगाकर पुलिस को छकाने की कोशिश कर रहा था और विग लगाकर ही ये उस आरोपी से दोस्ती करी और अपने आप को उसको अश्लील फोटो भेजता था और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस में है, पुलिस से इसकी जान पहचान है और ये उसको जेल भिजवा देगा और उसकी अश्लील फोटो वीडियो वायरल कर देगा। बस इसी डर से एनआईए में पढ़ने वाले स्कॉलर ने उसको 1 साल में 10 लाख रुपए दे दिए। आखिरकार इसको अब गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है और कितने लोगों को इसने इस तरह से डर दिखाकर, भय दिखाकर पुलिस का डिजिटल अरेस्ट जैसी कोशिश की है, इससे पूछताछ की जा रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। वहीं जयपुर की बनी पार्क पुलिस ने 26 करोड़ की ठगी करने वाले 10-10 हजार के नामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ जयपुर के दर्जनों थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग करामती चश्मे और मैजिक मिरर जैसे अंधविश्वास का जाल बुनकर देश भर के बड़े व्यापारियों को अपना शिकार बनाते थे। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला और कैसे ये गिरोह लोगों को अपने जाल में फंसाया करता था, देखिए इस रिपोर्ट में। सुलेमानी माला मैजिक मिरर का झांसा।
26 करोड़ की ठगी का हुआ खुलासा। रेडियो एक्टिव प्लेट से फंसाते थे शिकार। सिलीगुड़ी से 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बनी पार्क पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 26 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी आरोपियों को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य अलग अलग नामों से फर्जी कंपनियां बनाकर अलग अलग राज्यों में रेडियो एक्टिव प्लेट, एंटीक पेंटिंग, मैजिक मिरर, करामाती चश्मा और सुलेमानी माला जैसी वस्तुओं को बेहद दुर्लभ और कीमती बताकर ऊंचे दामों में बेचने का लालच देकर ठगी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनय उर्फ विनय पोद्दार और विकास उर्फ विकास पोद्दार के रूप में हुई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था और ये लोग 2019 से फरार चल रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य अलग अलग नामों से फर्जी कंपनियां बनाकर जयपुर, मुंबई सहित दूसरे महानगरों में ऑफिस खोलते थे। रेडियो एक्टिव प्लेट, एंटीक पेंटिंग, मैजिक मिरर, करामाती चश्मा और सुलेमानी माला जैसी वस्तुओं को दुर्लभ और कीमती बताकर ऊंचे दामों में बेचने का लालच दिया जाता था। आरोपी प्रतिष्ठित संस्थाओं के फर्जी दस्तावेज दिखाकर निवेश का झांसा देते थे। जांच में सामने आया है कि हैदराबाद के एक व्यापारी से 5.5 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत के बाद पूरा मामला खुला। गिरोह की तरफ से कोलकाता, इंदौर, दिल्ली, जयपुर सहित कई शहरों के कारोबारियों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस के मुताबिक दर्ज केसेस के आधार पर गिरोह अब तक करीब 26 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। देखिए 2019 में नंद किशोर जो कि हैदराबाद तेलंगाना का निवासी था, उसने यहाँ पे एक बनी पार्क में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें रेडियो एक्टिव प्लेट्स के खरीद और बेचान पर भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर उनसे करीबन 5.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इसमें जब पुलिस ने अनुसंधान किया तो इसमें एक बड़ा रैकेट इसमें सामने आया था जिसमें कुल 10 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके थे और 2 इसके जो मास्टरमाइंड थे, एक विनय अग्रवाल और विकास अग्रवाल, ये काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिसको बनी पार्क पुलिस की टीम ने सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से अभी दस्तयाब करके उनको हमने गिरफ्तार किया है। दोनों पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम इसमें घोषित था। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी, ये लोग रेडियो एक्टिव प्लेट्स का झांसा देकर और इसमें इनका भाभा रिसर्च सेंटर है, नासा, इन एजेंसियों से इनका संपर्क बताकर और जो 1 इंच की कीमती लाखों करोड़ों रुपए में बताकर इनको ज़्यादा मूल्य पर बेचने का झांसा देकर इन्होंने इस तरह के लोगों से चीटिंग की है। इसके अलावा ये दुर्लभ पेंटिंग, मैजिकल चश्मा, करामाती सुलेमानी, इस तरह के कुछ आइटम्स बताकर भी इन्होंने कई जगह धोखाधड़ी की है। गिरोह आगरा रोड स्थित एक फार्म हाउस पर कथित केमिकल टेस्टिंग करता था। टेस्टिंग फीस के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते थे और बार बार टेस्टिंग फेल बताकर दोबारा रकम वसूली जाती थी। इससे पहले भी पुलिस ने फार्म हाउस पर दबिश देकर फर्जी पेंटिंग, चश्मे, माला और धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। आरोपियों के कई बैंक खाते को फ्रीज करवाया गया। इससे पहले गिरोह के दूसरे सदस्यों अजय सिंह, सत्यनारायण, गणेश केशवराव इंगोले, अमित गुप्ता, राकेश गोयल सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ जयपुर के अलग अलग थानों के अलावा दिल्ली और पंजाब में भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। पुलिस अब गिरोह से जुड़े फरार सदस्यों की तलाश में है, साथ ही वित्तीय लेन देन की जांच में भी जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। करोड़ों रुपए उन्होंने कहां इन्वेस्ट किए, गैंग के दूसरे लोग कहां फरार हैं, इसकी पूछताछ जारी है। इन्होंने करोड़ों रुपए, लगभग 20 करोड़ जयपुर से ठगे हैं। 20 करोड़ रुपए कहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया, कौन कौन सी गाड़ियाँ ली और कितने लग्जरी लाइफ जी रहे थे। बहरहाल इस हर विषय पर इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन डांसिंग डॉल, तिलिस्मी मोती, तिलिस्मी तलवार और एंटिक चीज़ों के नाम पर, मैजिकल शीशे के नाम पर ठगी का ये अनोखा खेल जो है वो उजागर हुआ है। बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। उसके पाखंड लोक में जो भी फंसा वो धंसता चला गया, जकड़ता चला गया। अगर किसी तरह फंसने वाला बाहर निकला तब तो ठीक है, वरना कमरुद्दीन नाम का पाखंडी उनके लिए दूसरे लोग का दरवाजा खोल देता था, उनकी हत्या कर देता था। कमरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं दोस्तों, डराने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पाप कितने भी तहों में छिपा क्यों ना हो, बाहर एक दिन आ ही जाता है। जिन 3 लोगों को दिल्ली में कमरुद्दीन ने मारा, उनमें मारी गई महिला ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से ही पाखंडी कमरुद्दीन आज पुलिस के चंगुल में।
अब उस पर हो रहा है एक खुलासा, हैरानी के बवंडर उठा रहा है। देखिए आप जरा। हैरत, रहस्य, खौफ। कमरुद्दीन इन्हीं हथियारों के इस्तेमाल से पाखंड का ऐसा साम्राज्य चला रहा है जिसका एक एक खुलासा हैरान करने वाला है। पुलिस की माने तो कमरुद्दीन इतना शातिर था कि हर किसी को जाल में फंसाने से पहले उसका पूरा खाका खींच लेता था। पुलिस के मुताबिक कमरुद्दीन ने दिल्ली में मर्डर वाला प्लान एक दिन पहले ही पूरा करने का प्लान बनाया था, लेकिन पैसों की वजह से दिल्ली में मारे गए तीनों लोगों की जिंदगी एक दिन और बढ़ गई। जो ये इसने गहन पूछताछ के बाद बताया है वो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फास एंड स्लीपिंग पिल्स कंज्यूम्ड विद कोल्ड ड्रिंक। गाड़ी में शराब की बोतल मिली थी जिसमें 3 गिलास भी थे। शराब की बोतल मिलने का क्या मतलब है? अगर जहर दिया था तो शराब की बोतल मिलने का क्या मतलब? सी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एक इंसान को कुछ खिलाना शायद ज़्यादा इजी है, बिकॉज थोड़े उसके गार्ड्स डाउन हो जाते हैं। He'll lose some वो जो सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। तो अगर कोई भी आप ऐसी केमिकल उसको इनटेक कर रहे हैं तो इट वुड बी मोर इजियर फॉर हिम टू गेट देम इनटेक दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन जैसे ही अगले दिन पैसे मिल गए, कमरुद्दीन ने पाखंड के जहरीले लड्डुओं से तीनों की जान ले ली। कमरुद्दीन पकड़ा न जाता, लेकिन मारी गई लक्ष्मी के फोन ने कमरुद्दीन के सारे घिनौने करतूतों को बेपर्दा कर दिया। वो सबूत जिसने एक लोकेशन की शक्ल में कमरुद्दीन के लिए शिकंजा तैयार कर दिया था। सी टेक्निकल इनपुट्स थे, सीसीटीवीज थे, सो वी ट्रैक दोज। हमने पूछताछ करी तो ही वाज द कॉमन लिंक इन ऑल दोज थिंग्स, सो इट वाज वेरी वेरी ऑब्वियस फॉर अस कि ही हैज अ रोल इन ऑल दैट। कि मोबाइल से बाबा की लोकेशन भी मिली थी। इसने यस ही शेयर्ड विद समबडी, तो शी शेयर्ड इट विद समबडी। लेकिन इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कमरुद्दीन के शैतानी दिमाग और पाखंड पर हैरान करने वाला खुलासा किया, जिसके मुताबिक कमरुद्दीन धनवर्षा के लिए जिन्न से लड़कियों के संबंध बनाने का दावा करता था। वो कहता था जब संबंध बनेंगे तब होगी धनवर्षा, वो धनवर्षा जो कभी होने ही नहीं वाली थी। हाँ, खुद पर कमरुद्दीन धन की वर्षा जरूर करा लेता था और एक मीटिंग के लिए कम से कम 7,000 रुपए लेता था, जिनके दम पर उसने बना डाली है तमाम संपत्ति। इससे पूछताछ में और जो बाकी लोग से पूछताछ में ये समझ में आ रहा है कि ये एक बैकग्राउंड देता था कि धनवर्षा के लिए एक टिपिकल गर्ल की ज़रूरत है और उस टाइप के गर्ल जिसके बाल लंबे हों, उसी पे धनवर्षा होगी। सो दैट इज़ समथिंग व्हाट वी कुड लिंक अप। कहाँ से इसने ये सारी प्रैक्टिसेस लर्न करी हैं, और बिकॉज ये वहाँ भी कुछ टाइम महीने में जाता था, तो और अगर कोई विक्टिम्स हैं जो इस केस रिलेटेड हमें और कुछ क्लूज दे सकें, तो वी वेंट फॉर दैट एंड दैट्स इट। कमरुद्दीन एक नंबर का जालसाज है। वो किडनी स्टोन निकालने का वो भी हाथ से दावा करता था, लेकिन असल में वो सिंदूर के जरिए लोगों के सामने भ्रम पैदा करता था। अब उन्हीं सारे भ्रम को तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस कमरुद्दीन को लेकर फिरोजाबाद के मक्खनपुर भी गई थी, जहां उसने पूरन और रामनाथ को मार डाला था। पुलिस के मुताबिक अब तक 8 लोगों के बारे में जानकारी मिल चुकी है जिन्हें कमरुद्दीन ने मार डाला। अभी परतें खुल रही हैं। ना जाने कमरुद्दीन के पाखंड लोग के अभी कितने राज बेपर्दा होने बाकी। और इस आधे घंटे में हमने आपको दिखाया राजस्थान के जुर्म की हर वो कहानी जिससे आपको रहना है सतर्क और सावधान। अब कल मिलेंगे और फिर एक नई कहानी के साथ, कहानी क्या सत्य के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।